नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी नामक प्रश्न पत्र की पहली इकाई के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न पत्र MA अर्थशास्त्र सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि इनका चतुर्थ पेपर है। इस प्रश्न पत्र की पहली इकाई में सांख्यिकी का अर्थ, उसका महत्व, उसकी विशेषताएं, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े और आंकड़ों का प्रदर्शन यदि हम ग्राफ के माध्यम से करना चाहें तो कौन कौन से ग्राफ का उपयोग किया जाता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने सम्मिलित किया है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग इस प्रश्न पत्र की प्रथम यूनिट को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी की परिभाषा, क्षेत्र एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का उपयोग किस प्रकार से होता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ मात्रात्मक आंकड़ों के संग्रह, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या से है। यह आर्थिक सिद्धांतों की जांच करने, रुझानों का पूर्वानुमान लगाने और सरकारी नीतियां बनाने में हमारी मदद करती है। यह माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच की कड़ी का काम करती है और आर्थिक समस्याओं को हल करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सांख्यिकी हमारे समक्ष होती है। अब हम सांख्यिकी की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का विज्ञान है जो अनिश्चितता को कम करने, आर्थिक डेटा को व्यवस्थित करने, संसाधित करने और विश्लेषण करने पर केंद्रित है। यह आर्थिक तथ्यों को समझने में हमारी मदद करती है। सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसका महत्वपूर्ण या पहला भाग है आर्थिक अनुसंधान। यह डेटा के संग्रह और विश्लेषण के द्वारा आर्थिक सिद्धांतों को प्रमाणित करने का कार्य करती है। नंबर 2, मांग और आपूर्ति। सांख्यिकीय मांग की कीमत लोच, उत्पादन लागत और बाजार की प्रवृत्तियों को समझने में हमारी मदद करती है। नंबर 3, सरकारी नीतियाँ। यह सरकारी नीतियों जैसे बजट, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी दर और विकास दर की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है और हमें मदद करती है। नंबर 4, व्यवसाय पूर्वानुमान। यह उपभोक्ता व्यवहार और बिक्री के रुझानों का अनुमान लगाने में भी हमें सहायता प्रदान करती है। अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में उपयोग किस प्रकार से होता है। नंबर 1, आर्थिक समस्याओं को समझने में सांख्यिकी हमारी मदद करती है। गरीबी, बेरोजगारी और आय असमानता जैसे मुद्दों का विश्लेषण करने में सांख्यिकी हमारी मदद करती है। नंबर 2, कारण प्रभाव संबंध। विभिन्न चर के बीच संबंधों जैसे आय बढ़ती है तो उपभोग कैसे बढ़ेगा या बदलेगा का निर्धारण भी सांख्यिकी के माध्यम से किया जाता है। नंबर 3, निर्णय लेना। डेटा आधारित साक्ष्य के साथ सूचित आर्थिक निर्णय और नीति निर्माण करने में भी सांख्यिकी का उपयोग अर्थशास्त्र में किया जाता है। नंबर 4, सिद्धांतों का सत्यापन। मौजूदा आर्थिक सिद्धांतों जैसे मांग का नियम को डेटा के माध्यम से सत्यापित करने का कार्य भी सांख्यिकी के माध्यम से आसानी से किया जाता है। इसकी सीमाओं की बात करें, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। यह इसकी एक महत्वपूर्ण सीमा है। इसके अलावा आंकड़ों के गलत उपयोग से भ्रामक निष्कर्ष भी निकल सकते हैं। अतः सांख्यिकी का उपयोग करते समय सावधानियां रखना जरूरी है, उनकी सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है। सांख्यिकी के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करने के पश्चात अब हम बात करते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यह 2 प्रकार के होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। आंकड़ों का वर्गीकरण मुख्य रूप से उनकी प्रकृति के आधार पर
दो भागों में किया जाता है। आंकड़ों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मात्रात्मक आंकड़े और दूसरा होता है गुणात्मक आंकड़े। मात्रात्मक आंकड़े संख्याओं में मापे जा सकते हैं, जैसे आय, ऊंचाई, जबकि गुणात्मक डेटा गुणों या विशेषताओं का वर्णन करता है जिसे गिना नहीं जा सकता, जैसे रंग, ईमानदारी या व्यवहार। ये वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण और अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले हम लोग मात्रात्मक आंकड़ों को समझते हैं। यह डेटा जिसे गिना या मापा जा सकता है, यह हमेशा संख्याओं के रूप में होता है और कितना, कितने या कितनी बार के सवालों का जवाब हमें मात्रात्मक डेटा देता है। उदाहरण के लिए किसी छात्र की आयु ज्ञात करना, कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना या वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करना, यह मात्रात्मक आंकड़ों का उदाहरण है। दूसरा भाग है गुणात्मक आंकड़ों का। यह डेटा जिसे संख्यात्मक रूप में नहीं बल्कि गुणों, विशेषताओं या विवरणों के माध्यम से समझा जाता है। यह टेक्स्ट, छवियों या ऑडियो के रूप में होता है और क्यों और कैसे के सवालों का हमें जवाब देता है। उदाहरण के रूप में ईमानदारी का यदि आकलन करना है तो गुणों के आधार पर करते हैं। रंग का आकलन भी हम गुणों के आधार पर करते हैं। व्यवहार, साक्षात्कार, प्रतिक्रिया, यह सब गुणात्मक आंकड़ों के उदाहरण आपके समक्ष है। अब हम बात करते हैं माप के पैमाने, स्केल ऑफ मेजरमेंट। इसके 4 प्रकार है: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशनल। मापन के पैमाने का उपयोग सांख्यिकी में डेटा को वर्गीकृत करने और उसकी प्रकृति को समझने के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक एस.एस. स्टीवंस ने 1946 में मापन के इन 4 मुख्य स्तरों को परिभाषित किया था। सबसे पहले बात करते हैं नामित पैमाने की, जिसे अंग्रेजी में नॉमिनल स्केल कहा जाता है। यह सबसे सरल स्तर है जहां डेटा को केवल नाम या श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसमें कोई क्रम या संख्यात्मक मान नहीं होता है। उदाहरण के लिए लिंग की बात करें, जेंडर की बात करें तो पुरुष और महिला होती है। धर्म, शहर का नाम या फुटबॉल खिलाड़ियों की जर्सी के नंबर को हम नॉमिनल स्केल में माप सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2, क्रम सूचक पैमाने की, जिसे ऑर्डिनल स्केल कहा जाता है। इसमें डेटा को एक निश्चित क्रम या रैंक, जैसे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में रखा जा सकता है। यह बताता है कि कौन किससे बेहतर या आगे है, लेकिन उनके बीच का अंतर समान नहीं होता है। उदाहरण के लिए कक्षा में रैंक प्रथम, द्वितीय या तृतीय, परीक्षा में ग्रेड ABC या संतुष्टि का स्तर अच्छा, बहुत अच्छा, संतुष्ट, असंतुष्ट, यह क्रम सूचक पैमाने के उदाहरण है। हमारा तीसरा भाग है अंतराल पैमाना, जिसे इंटरवल स्केल कहा जाता है। यहाँ डेटा का क्रम तो होता ही है, साथ ही साथ 2 बिंदुओं के बीच का अंतर भी समान होता है। इसमें कोई वास्तविक शून्य नहीं होता। शून्य का मतलब गुण की अनुपस्थिति नहीं है। उदाहरण के लिए तापमान, समय, कैलेंडर के वर्ष या IQ स्कोर को यदि मापना हो तो हमें इंटरवल पैमाने का उपयोग करना पड़ता है। नंबर 4, अनुपात पैमाना, जिसे रेशनल स्केल भी कहा जाता है। यह सबसे उन्नत पैमाना है जिसमें पिछले तीनों पैमानों के गुणों के साथ वास्तविक शून्य शामिल होता है। जहां शून्य का अर्थ है उस गुण का पूरी तरह से न होना। उदाहरण के लिए वजन, लंबाई,
आय या आयु का यदि मापन करना है तो हमें अनुपात पैमाना या रेशनल स्केल का उपयोग करना होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके पास आंकड़े हैं और उन आंकड़ों के विश्लेषण को आप प्रस्तुतिकरण में बताना चाहते हैं, तो प्रस्तुतिकरण आपका एक तो टेबुलेशन से हो सकता है और दूसरा होता है ग्राफिकल। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ग्राफिकल डाटा का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से ग्राफ या चार्ट का उपयोग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बार डायग्राम की। बार डायग्राम किस प्रकार से बनता है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर जो अलग अलग है ये बार डायग्राम को दर्शा रहे हैं और ये प्रत्येक अलग अलग स्थिति को दर्शाते हैं। बार डायग्राम इस प्रकार से बनता है। सांख्यिकी में बार डायग्राम, जिसे हम हिंदी में दंड आरेख भी कहते हैं, डेटा को आयताकार पट्टियों के माध्यम से दर्शाने का एक ग्राफिकल तरीका है। आयताकार इस रूप में हम लोग इसको दर्शाते हैं, जहां प्रत्येक पट्टी की ऊंचाई या लंबाई उसके मान के अनुपात में होती है। यह विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के लिए सबसे उपयोगी उपकरण है। यह लंबवत या क्षैतिज हो सकते हैं, यह लंबवत भी हो सकते हैं या क्षैतिज भी हो सकते हैं। इसको हम बार डायग्राम कहते हैं। बार डायग्राम की विशेषताओं के बारे में समझें। नंबर 1, समान चौड़ाई। सभी बार की चौड़ाई एक समान होती है। जैसे अभी हमने देखा कि सभी जो बार बने हुए हैं, दंड आरेख बने हैं, वो समान आकार में है। विभिन्न ऊंचाई। बार की ऊंचाई डेटा के आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसके मान को दर्शाती है। डेटा ऊपर नीचे अपने मान के आधार पर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से देख लें। ये जो ऊंचाई है ये उसके अलग अलग मान को दर्शाती है। यहाँ पर भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो इनका आकार है वो समान है। नंबर 3, समानांतर। 2 बार के बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार हमने दर्शाए हैं, मतलब सभी के बीच में अंतर जो है वो गैप जो है वो समान है। नंबर 4, आधार रेखा। सभी बार एक ही आधार रेखा से शुरू होते हैं। आधार रेखा एक ही है जिसको हम OX के रूप में दर्शाते हैं। बार डायग्राम का उपयोग कहाँ पर होता है? तुलना करना हो किसी भी स्थिति की, विभिन्न श्रेणियों जैसे वर्षों की बिक्री, जनसंख्या, परीक्षा में अंकों की स्थिति की तुलना करना हो तो हम बार डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, डेटा प्रस्तुतिकरण। सांख्यिकीय आंकड़ों को सरल और आसानी से समझ में आने वाले तरीके से पेश करने के रूप में भी हम बार डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं। हमारे आंकड़ों का विश्लेषण करने का एक दूसरा भी डायग्राम है जिसे हम लोग लाइन डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं। ये लाइन डायग्राम है जो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण को स्पष्ट कर रहा है। लाइन डायग्राम का हिंदी में अर्थ रेखा चित्र, रेखा आरेख या सरल आरेख होता है। यह एक ऐसा आरेख है जो किसी जटिल प्रणाली जैसे बिजली का सिस्टम, पाइपलाइन या डेटा को सरल लाइनों और प्रतीकों के माध्यम से दर्शाता है, जिससे उसे समझना आसान और पढ़ना भी आसान हो जाता है। नंबर 1, सिंगल लाइन डायग्राम। विशेष रूप से इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 फेज सिस्टम को एक ही लाइन के माध्यम से दर्शाने के लिए किया जाता है। यह सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर और कंडक्टर जैसे घटकों को सरल प्रतीकों में दिखाता है, स्पष्ट करता है। नंबर 2, लाइन चार्ट। सांख्यिकी में यह डेटा बिंदुओं को एक सरल रेखा से जोड़ता है ताकि समय के साथ रुझानों या बदलाव को आसानी से दिखाया जा सके। नंबर 3,
इसके क्या उद्देश्य है? जटिल सिस्टम को आसानी से समझना, योजना बनाना और तकनीकी खराबी को ढूंढना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। हमारे आंकड़ों को हम पाई डायग्राम के माध्यम से भी या पाई चार्ट के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। पाई चार्ट इस प्रकार का एक होता है गोल घेरे जैसा, जिसे हम अलग अलग प्रकार से विभिन्न स्थितियों को या विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को दर्शा सकते हैं। पाई चार्ट एक गोलाकार ग्राफ है जो डेटा को प्रतिशत या अनुपात में दर्शाता है। यह प्रतिशत में दर्शाया गया है, जहां पूरा वृत्त को निरूपित करता है। यह किसी संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रत्येक क्षेत्र का आकार उसके द्वारा दर्शाए गए डेटा के मान के समानुपाती होता है। पाई चार्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका क्या उपयोग है? नंबर 1, संरचना। यह एक वृत्त को सेक्टरों में विभाजित करता है जिसका कुल योग हमेशा 100% या 360 डिग्री होता है। उपयोग: यह डेटा के वितरण, सर्वेक्षण परिणामों और बजट आवंटन को तुरंत समझने के लिए बेहतर होता है। नंबर 3, इसकी सीमाएं क्या है? यह 5-6 से अधिक श्रेणियों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे चार्ट अस्पष्ट हो सकता है। यह समय के साथ बदलाव दिखाने के लिए भी सही नहीं होता है। यह हिस्टोग्राम चार्ट है 4 नंबर का। इस प्रकार के चार्ट के माध्यम से भी हम अपने आंकड़ों के विश्लेषण को आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल टूल है जो सांख्यिकीय डेटा के वितरण को आयताकार बार के माध्यम से दर्शाता है, जिसमें बार के बीच कोई अंतराल नहीं होता है। यह सतत डेटा के लिए उपयोग किया जाता है, जहां प्रत्येक बार की ऊंचाई डेटा की आवृत्तियां घनत्व को दर्शाती है। यह एक सतत रूप में है। यहाँ बीच में कोई गैप नहीं है। हिस्टोग्राम चार्ट की हम लोग विशेषताएं समझे, इसका उपयोग कैसे होता है। नंबर 1, संरचना। इसमें एक्स पर डेटा की श्रेणियां और वाई अक्ष पर आवृत्ति को हम लोग दर्शा सकते हैं। इसका उपयोग कैसे होता है? इसका उपयोग बड़े डेटा सेट में पैटर्न, रुझान और असामान्य मानों को पहचानने के लिए किया जाता है। नंबर 3, बार ग्राफ से इसका क्या अंतर है? बार ग्राफ के विपरीत हिस्टोग्राम में बार एक दूसरे से सटे होते हैं जो डेटा की निरंतरता को दर्शाते हैं। नंबर 4, अनुप्रयोग। यह गुणवत्ता नियंत्रण, वित्त और सांख्यिकी में बहुत उपयोगी है, जैसे कि छात्रों के प्राप्तांकों का वितरण या किसी प्रक्रिया में उत्पादन की दर को समझना हो, तब हम हिस्टोग्राम डायग्राम का या चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सांख्यिकी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।